हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको इस वीडियो में नया टॉपिक पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डिस्कवरी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स के बाद अब हम डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जो अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था। जैसे सबसे पहला स्ट्रक्चर जे थॉमसन ने दिया, फिर रदरफोर्ड ने दिया, फिर नील बोर ने दिया। तो वन बाय वन विल डिस्कस टुडे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि इनका नाम जे थॉमसन व्हाटएवर यू कैन से। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल सबसे पहला जो एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वह थॉमसन द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा कि एटम जो होता है एक स्फेरिकल शेप का होता है। अगर हम इस तरह से बनाएं इसको आप ध्यान से देखेंगे कि थॉमसन द्वारा जो दिया गया एटॉमिक मॉडल था उसमें उन्होंने कहा कि एटम इज स्फेरिकल। ये तो आपको स्फेरिकल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या तो आप इसको ऐसे बना देंगे, ये मैं मॉडल बताया क्योंकि आपको कोरिलेट करके बताऊंगा, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं इट इज स्फेरिकल इन द नेचर, और यहां से आप दिखा लेंगे कि इट इज द मास ऑफ द एटम। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों ही थॉमसन एटॉमिक मॉडल हैं। ये स्फेरिकल शेप का दिख रहा है और ये किस तरह से दिख रहा है। अगर आप वाटरमेलन को काटेंगे तो वाटरमेलन के काटने पे जो ऊपर वाला पार्ट दिखता है बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। तो थॉमसन ने ये कहा कि एटम इज स्फेरिकल इन द शेप एंड इसका जो ऑलमोस्ट मास या टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है। चाहे आप इसको समझें चाहे आप इसको समझें, the total mass almost mass of the atom and positive charge is just spread uniformly, एक समान रूप से फैला हुआ है और उस एक समान पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में इस तरह से धंसे हुए हैं जैसे वाटरमेलन में उसका बीज धंसा होता है। तो इनके हिसाब से उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट मास ऑफ द एटम एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज is spread uniformly into the spherical region and electrons are embedded in it like the seeds of the watermelon are present। फिर से सुनेंगे, इन्होंने ये दिया कि it is the spherical in the nature और ये जो पार्ट है टोटल पार्ट is the total positive charge and almost mass of the atom is spread uniformly। और ये जो ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक दैट द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन इज प्रेजेंट इन द वाटरमेलन रेडिश पार्ट। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि थॉमसन ने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से फैले हुए हैं और इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर भरे हुए हैं। तो इन्होंने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया वो है न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया। न्यूट्रलिटी मींस उन्होंने कहा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो कुछ समय तक इनका मॉडल पढ़ा गया, लेकिन दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज डन बाय मिस्टर रदरफोर्ड। इनका जो मॉडल कुछ दिन तक काम किया, आफ्टर दैट दिस मॉडल वाज डिस्कार्डेड बिकॉज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय मिस्टर रदरफोर्ड। तो इस तरह से थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। आज जो हम मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें इनका एक चीज लेते हैं कि एटम इज स्फेरिकल इन द शेप। तो ये हो गया थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसमें हम यहां कहेंगे दिस इज पॉजिटिवली या पॉजिटिव पार्ट और दिस इज द
इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हो गया। इसको फिर से आप देखेंगे, इट इज स्फेरिकल इन द नेचर, और इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, बिकॉज इसका जो शेप होता है वाटरमेलन की तरह लगभग बिहेव करता है, इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। अब जो दूसरा मॉडल है मैं आपको बताऊंगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसको जरा ध्यान से देखेंगे। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेस पे उन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं द क्रेडिट गोज फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस टू मिस्टर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या कहता है? रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? ही डिड वन एक्सपेरिमेंट एंड ही बम्बार्डेड थिन फॉइल्स ऑफ एनी मेटल, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया या प्लेटिनम हो गया, उस पर उन्होंने हाईली स्पीड के अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया। और बम्बार्डमेंट करने के बाद उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे और उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला उसी कंक्लूजन को ही अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। लेट अस सी उन्होंने क्या कहा। जो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से पता था कि एटम इज स्फेरिकल इन द शेप, तो उन्होंने एटम मतलब किसी भी गोल्ड फॉयल, किसी भी मेटल का फॉयल लिया, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। तो इस तरह से उन्होंने ये देखा और इस पर उन्होंने बम्बार्डमेंट कराया। तो बम्बार्डमेंट जब कराया तो उन्होंने देखा, फर्स्ट सी द फिगर, these are the electrons whatever I am making here, ये सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने देखा कि these are the अल्फा पार्टिकल्स, ये सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो किसी गोल्ड सिल्वर या प्लेटिनम के फॉयल पे इन्होंने बम्बार्डमेंट कराया। तो जब बम्बार्डमेंट कराया तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी डिफ्लेक्शन के एक सीधे स्ट्रेट लाइन में पास हो जा रहे हैं। दूसरा उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड इनटू थ्रू अ वेरी स्मॉल एंगल। ये दूसरा वाला मैं आपको दिखा रहा हूं कि some alpha particles are deflected through a very small angle and very few alpha particles means 1 out of 20,000। मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा 1 out of 20,000 पार्टिकल्स, लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल्स यहां से जाकर के मोर देन 90 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट होकर के पीछे आ जा रही हैं। तो इस तरह से इन्होंने तीन चीजें ऑब्जर्व की। Most of the particles are just moving in the straight line. Some particles are just deflected through a very small angle, and very few means 1 out of 20,000 are deflecting by at an angle of more than 90 degree। तो इन तीन कंक्लूजन पे उन्होंने जो अपना कंक्लूजन निकाला, उस कंक्लूजन को क्या कहा मैंने आपको बताया। पहला उन्होंने कहा
कि अगर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधी रेखा में या स्ट्रेट लाइन में चले जा रहे हैं, तो इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। एटम का बहुत सारा पार्ट एम्प्टी है यानी खाली है। दूसरा उन्होंने देखा कि सब पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू अ वेरी स्मॉल एंगल। तो उन्होंने कहा कि ये अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं ये हैवी पार्टिकल्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इसके बीच में कोई ऐसी जगह है जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो इन अल्फा पार्टिकल्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट कर रही है। तो उसका कंक्लूजन निकला कि बीच में कोई ऐसी जगह है जो टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ इसका प्रेजेंट है, कोई पॉजिटिव बॉडी प्रेजेंट है। नंबर तीसरा इन्होंने कहा कि जो मोर देन 90 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट होकर के पीछे आ रही हैं, तो these alpha particles are once again I am telling you that is they are the heavy body, तो heavy particles, और heavy particles को फिर वापस उसी डायरेक्शन में अगर भेज दिया जा रहा है मोर देन 90 डिग्री के एंगल पे, इसका मतलब हो गया कोई इसके बीच में कोई ऐसी बॉडी है जो डेंस है, जो हाईली चार्ज, हाईली पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस तरह से इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला कि बीच में उसका जो एक बॉडी है, किसी भी एटम के बीच में एक छोटी सी बॉडी है जिसमें उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट मास ऑफ द एटम इज प्रेजेंट, जिसमें बाद में उन्होंने उसको न्यूक्लियस की संज्ञा दी या न्यूक्लियस का नाम दिया। इस तरह से द क्रेडिट गोज टू मिस्टर रदरफोर्ड, और इसी को ही हम रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल कहता है कि द एटम इज स्फेरिकल इन द नेचर इन विच एट द सेंटर ऑफ द एटम one small part is present which is known as the nucleus, in which its almost mass is present, means total positive charge and total neutral charge, positive charge and neutral charge, इसको न्यूक्लियस इन्होंने कहा, न्यूक्लियस। और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड एट द सेंटर ऑफ द एटम न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विच कंटेन्स, न्यूक्लियस मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के बीच में जो पार्टिकल्स होंगे वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। इस तरह से रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, जिसको हम रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो कुछ समय तक हमने इसकी स्टडी करी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता तो दिस मॉडल वाज अगेन डिस्कार्डेड बिकॉज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में असफल रहा, तो देयरफॉर दिस मॉडल वाज डिस्कार्डेड। अब उनका क्या था, क्यों ये डिस्कार्ड किया गया, क्यों इसको नहीं माना गया? उसका कारण था कि मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट के बेस पे यह पाया गया, यह देखा गया, यहां मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर कोई पार्ट है पॉजिटिव चार्ज और यहां से अगर हम कोई इसका चक्कर लगा रहा है लगातार, तो धीरे 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 इसकी एनर्जी कम होगी। अभी मैं आपको समझाऊंगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लगातार इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये ध्यान से देखिएगा, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जैसे जैसे इस न्यूक्लियस का चक्कर लगाएंगे तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कमी आएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे आकर के न्यूक्लियस के पास आकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा और वो उसमें न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। इसका मतलब हो गया तो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम इज फिनिश्ड। मतलब धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाएगा तो उसकी एनर्जी में कमी आएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो जब न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपस में कोलैप्स कर जाएंगे और उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल was not able to explain the stability of the atom, जिसको बाद में नील बोर ने बताया। अब इस नील बोर के एटॉमिक मॉडल को मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैंने आपको बताया थॉमसन एटॉमिक